Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, India in the 18th century. Students, in this video we'll talk about the situations of India, the condition of India in 18th century. अगर आप टाइम फ्रेम की बात करें भाई कि 18th century को आप कैसे लिखोगे तो वो पीरियड जो 1701 से स्टार्ट हो गया 1800 पे ख़त्म होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा 18th century. तो इस पर्टिकुलर टाइम में कैसी कंडीशन थी इंडिया की, इकोनॉमिकली पॉलिटिकल क्या चेंजेस आ रहे थे इंडिया में, वो सब हम लोग देखेंगे. सो जो मुगल एम्पायर था, जो बाबर से स्टार्ट होके कहाँ तक पहुँच चुका था, औरंगज़ेब तक पहुँच चुका था, बहुत फ्लरिश हो चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था. अब एक बात हम देखेंगे कि जो एम्पायर अभी तक कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा था, अब वो धीरे धीरे डीके होने लग जाएगा. किसके टाइम में बेटा? औरंगज़ेब के टाइम में. मतलब अगर हम बात करें कि हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, तो आप बता देना कि वो था औरंगज़ेब. औरंगज़ेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था. इसके बाद जितने भी इसकी सक्सेसर आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने एफिशिएंट नहीं थे. तो द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था औरंगज़ेब. और जब औरंगज़ेब रूल कर रहा था तो इसकी जो एंटी हिंदू पॉलिसीज थी, कैसी पॉलिसी थी बेटा? एंटी हिंदू. मतलब अगर हम अकबर की बात करें, शाहजहाँ की बात करें, जहांगीर की बात करें, तो ये सब प्रो हिंदू हुआ करते थे. इन्होंने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में. ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि टॉलरेंस बनी रहे, लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें. पर जब औरंगज़ेब का टाइम आया तो औरंगज़ेब ने एंटी हिंदू पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दी. तो इसके टाइम से ही, बिकॉज इंडिया इज़ मेजोरिटी हिंदू कंट्री, तो आप एक हिंदू कंट्री के ऊपर रूल कर रहे हैं और एंटी हिंदू हो तो आप बहुत अच्छे से तो फ्लरिश इंडिया में नहीं कर पाओगे. अकबर अगर फ्लरिश कर पाया, अकबर के टाइम पे मुगल एम्पायर इतना स्प्रेड कर पाया बिकॉज ऑफ हिज प्रो हिंदू पॉलिसीज ओनली. ओके, चलो. तो 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो फिर तो फाइनल डिक्लाइन मुगल एम्पायर का चालू हो ही जाता है. जो डिक्लाइन औरंगज़ेब की रीन के साथ स्टार्ट हुआ था वो 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद तो कंप्लीट फाइनल खील ठुक जाती है. भाई अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं होगा, अभी एम्पायर डिक्लाइन ही होगा. देखो, औरंगज़ेब के बाद मुगल एम्पायर फुल्ली ख़त्म नहीं हुई थी. मुगल एम्पायर कंटिन्यू थी, पर हम जो बोलते हैं ना, जो एक्सपांसिव मुगल एम्पायर थी, जो कंटिन्यूसली एक्सटेंड करती जा रही थी, अब उसका एक्सटेंशन रुक जाएगा जबकि कि वो श्रिंक होने लग जाएगी. किसके रूल में? लेटर मुगल्स. मतलब औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुगल रूलर आए उन्हें हमने क्या कहा? लेटर मुगल्स. ठीक है, चलो. अगर हम बात करें कि लेटर मुगल्स के एक तो नाम बताओ तो आप बता देना. बहादुर शाह वन, जहांदर शाह, फरूख शेर, मोहम्मद शाह, ये सब लेटर मुगल्स थे. पहली चीज, औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर आए उन्हें हमने क्या कहा? लेटर मुगल्स. अगर मैम आपसे नाम पूछती है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ फ्यू लेटर मुगल्स, तो क्या लिखेंगे? बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरूख शेर, मोहम्मद शाह, ये सब लेटर मुगल्स थे. जब मोहम्मद शाह का रूल चल रहा था, जब मोहम्मद शाह की रीन चल रही थी, तो नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेट किया. तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है कि इन हुज मुगल एम्परर रीन नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया. तो वो कौन थे? मोहम्मद शाह. ठीक है. इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी इंडिया को इन्वेट किया. मतलब अब इंडिया के ऊपर इन्वेजन्स होने लग गए हैं क्योंकि आसपास सबको पता चल गया है भाई कि अब जो मुगल एम्पायर रूल कर रहा है इंडिया के ऊपर, जो मुगल एम्परर्स हैं वो उतने कैपेबल नहीं है. तो पहले नादिर शाह आए इंडिया को इन्वेट करने, फिर अहमद शाह अब्दाली भी आ गए. जो मुगल एम्परर थे वो कभी भी इनके इन्वेजन के डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट को रिकवर नहीं कर पाए. जो तोड़ फोड़ हुई, जो लूटपाट नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में की, उससे कभी भी मुगल एम्पायर अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया. बेटा, जब ये जो लेटर मुगल्स थे ये ट्राई कर रहे थे कि भाई इनकी जो अब तक की ग्लोरी रही है, स्टवाइल ग्लोरी रही है, अब तक का जो इनका स्वर्ण काल रहा है ना, जो गोल्डन यादें इनकी रही हैं वो कंटिन्यू रहे. पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि अब बहुत सारी जो रीजनल किंगडम थी वो मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने लग गई थी. ये जो बेटा वर्ड है अर्स्टवाइल, इसका मीनिंग होता है फॉर्मल, भूतपूर्व, पहले की जो इनकी ग्लोरी थी, जो इनका एक बहुत अच्छा पीरियड था, ये चाहते थे कि वो मेंटेन रहे. पर अब ऐसा होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब मुगल अथॉरिटी जो है वो डिक्लाइन ही करेगी. बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम का राइज होगा, वो मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे. तो अर्स्टवाइल का मतलब समझ में आ गया? फॉर्मर, पहले का. चलो. जो फ्रेंच और इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो भी रीजनल किंगडम्स को ज्वाइन करेंगी इन दियर स्ट्रगल फॉर पावर.
तो अब एक दो तीन दुश्मन नहीं है भैया मुगल एम्पायर के। फ्रांस भी अपनी जगह इंडिया में बनाना चाहता है, इंग्लैंड भी अपनी जगह इंडिया में बनाना चाहता है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास पावर में आएंगे, राजपूत अपनी पावर को फिर से असर्ट करेंगे। तो मतलब अब मुगल्स के लिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन तो है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, हिस्टोरियंस का एक बहुत लंबा चौड़ा डिबेट है, बड़ा सा डिबेट है कि भाई कौन कौन से कारण थे डिक्लाइन के। तो बेटा इतनी बड़ी माइटी एम्पायर के डिक्लाइन का कोई एक रीजन तो नहीं हो सकता। एन नंबर ऑफ रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, इतना बड़ा एम्पायर, इतना माइटी एम्पायर, किसी एक कारण से तो डिक्लाइन नहीं हो सकता ना। चलो अब हम पढ़ेंगे कि करके कौन कौन से रीजंस थे। सो फर्स्ट, चलो अभी तो रीजंस पे बाद में आएंगे। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट बॉट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ एम्पायर आर, फर्स्ट क्या है, राइवलरी एमंग नॉबल्स। जो नॉबल्स थे, जो मुगल एम्पायर में जमे हुए बैठे थे, कोर्ट में जो नॉबल्स थे, उन लोगों में तीन ग्रुप्स थे। कौन कौन से, तुरानीस, ईरानीज एंड हिंदुस्तानी। कुछ तुरानीस थे, कुछ ईरानीज थे और कुछ हिंदुस्तानीज थे। ये तीन टाइप के नॉबल्स थे जो मुगल कोर्ट में थे। इनके बीच में कंस्टेंट स्ट्रगल चलता रहता था। तुरानीज बोलते थे हम ज़्यादा महान हैं, हमें पावर्स दो। ईरानीज बोलते थे कि हम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। हिंदुस्तानी बोलते थे वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम दीज नेशन ओनली, तो हमारे पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो ये जो तुरानीज, ईरानीज और हिंदुस्तानी थे, ये किंग मेकर की तरह काम करने लगे और डायरेक्ट कंटेंडर बन गए पावर के लिए। ये किसी भी जो आने वाला किंग होता था उसको, या जो एग्जिस्टिंग किंग होता था उसको उसकी पोजीशन से डिस्पोज कर सकते थे। किसी भी प्रिंस को रेस कर सकते थे फॉर द थ्रोन। मतलब अगर एक्स राजा बनने वाला है तो उसको राजा बनने से रोक देना। वाई राजा बनने की अभी लाइन में नहीं था तो वाई को इस तरीके से पुश करना कि वो राजा बन जाए। तो नाउ दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ किंग मेकर, है ना। तो इन्हें किंग मेकर्स की तरह जाना जाने लग गया, किसको, नॉबल्स को, तुरानीज को, ईरानीज को और हिंदुस्तानीज को। ठीक है, ये चाहे जिसको राजा की पोजीशन से हटा देते और चाहे जिसे राजा बना देते, पर सिर्फ उसी व्यक्ति को बनाते जो इनके इंटरेस्ट को सर्व करता। ठीक है, जो इनके अकॉर्डिंग चलता वो किंग रहता, जो नहीं चलता वो एम्परर नहीं रहता। पेटी राइवलरीज एंड जेलस हैम्पर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर। और इनकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, इनके अंदर जो जेलस की फीलिंग थी, जलन की जो भावना थी, इस वजह से कभी मुगल एम्पायर ग्रो नहीं कर पाया लेटर मुगल्स के पीरियड में। जागीरदारी क्राइसिस। बेटा जागीरदारी होती क्या थी पहले तो सुनो तुम। अगर जैसे ये अकबर है तो अकबर के रीन में एक्स, वाई और जेड तीन ऑफिसर्स हैं। होते तो बहुत सारे थे पर अभी हम तीन को ही लेके चलते हैं। तो अकबर ये जो एक्स, वाई और जेड इन्हें जो सर्विसेज दे रहे हैं, अकबर इनके बदले में इन्हें बड़ी बड़ी जागीर दे देते थे, बड़े बड़े लैंड एरियाज, विलेजेस, प्लॉट्स दे दिया करते थे। ठीक है, अच्छा अकबर के टाइम में ये जो जागीरदारी सिस्टम था ये बहुत अच्छे से चल रहा था, पर 17वीं सेंचुरी आते आते तक ये सिस्टम कोलैप्स करने लग गया। जागीर मतलब जो जागीर थी, जो प्रॉपर्टी, जो लैंड एरियाज थे वो बचे कम और इसके लिए जो कंटेंडर्स हो गए ज़्यादा। सब लोग चाहते ये जागीर हमें मिल जाए, ये जागीर हमें मिल जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी। पढ़ते हैं, जो मुगल्स थे उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में जो मुगल्स थे वो अपने ऑफिसर्स को पे कर देते जागीर इन लिeu ऑफ देयर सर्विसेज। जो सर्विसेज ऑफिसर्स हमें रेंडर कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसके बदले हम उन्हें जागीर दे देंगे। 17वीं सेंचुरी आते आते तक बहुत कम जागीर बची थी और बच्चा इनके लिए स्क्रैम्बल बढ़ गया। लोग आपस में लड़ने लग गए कि भाई मुझे जागीर चाहिए, मुझे जागीर चाहिए। तो अब इसमें हुआ क्या कि कुछ जो ज़्यादा दिमागदार, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उन लोगों ने क्या किया, मतलब राजाओं ने, किंग्स ने, एम्परर्स ने अपनी जो क्राउन लैंड, राजा की जो ज़मीनें होती हैं, एम्परर की जो ज़मीनें होती हैं, सम्राट की जो ज़मीनें होती हैं, उन्हें जागीर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। एक किंग की, एक एम्परर की वैल्यू बेटा तब तक है जब उसके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, उसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है। अगर उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी लोगों के पास आ जाएगी तो दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट द किंग, है ना। तो अब क्राउन लैंड भी कन्वर्ट हो गई है जागीर लैंड में और इस वजह से जो रूलर्स का जो शेयर था रेवेन्यू में वो होता जा रहा था कम। और कॉन्सिक्वेंटली जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जागीर नहीं है, तो ऑब्वियस बात है आपकी पावर भी डिक्लाइन करेगी करेगी। आज की बात छोड़ दें हम, अगर हम पहले की बात करें तो जो रूलर्स हुआ करता था, जो एम्परर हुआ करता था, वो रूलर और एम्परर इसीलिए है ना कि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा पैसा है। तो ना तो अब आपके पास पैसा है ना आपके पास जागीर है, तो आपकी पावर तो ख़त्म हो गई ही होगी। अच्छा एक और प्रॉब्लम थी
किसके साथ, लेटर मुगल्स के साथ, कि इन लोगों ने देखो कभी ऐसे बहुत भयंकर स्ट्रगल वगैरह तो किया नहीं था, तो इन्हें पता ही नहीं था कि भाई ये जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनी है इसके लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है हमारे फोर फादर्स ने। ये तो ऐसे बढ़िया लैविश लाइफ एंजॉय करो। तो ऐसी जहांगीर शाह जो था बहुत ही प्लेजर लविंग रूलर था। तो उसका जो वजीर था जिसका नाम था जुल्फिकार खान, वो पूरे एम्पायर को कंट्रोल करता था। जहांगीर शाह तो बस नृत्य देखने में मशरूफ रहते थे, ठीक है, प्लेजर लविंग थे, आराम का जीवन जीना पसंद करते थे। और बेटा ये जो लग्जीरियस लाइफ स्टाइल्स था ना मुगल नोबेलिटी का, इसने भी एम्पायर को बुरी तरीके से बैडली हार्म किया, ठीक है। मतलब राजा तो लग्जीरियस लाइफ स्टाइल जी ही रहा है भाई, उसका चलता है बनता है, पर अगर आपके सारे नॉवेल्स, जितने भी कोर्ट में जो लोग हैं, जो दूसरी नॉवेल्स हैं, जो फैमिली है किंग की, वो भी अगर लग्जीरियस लाइफ स्पेंड करने लगे तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? आपका रेवेन्यू तो वैसे ही कम होता जा रहा है, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग जागीर दैट टाइम, आपके पास जागीर नहीं है तो आपका रेवेन्यू वैसे ही कम हो गया था। उसके बाद आप लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी ना। तो यूरोपियन सोर्सेज जो थे उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि अगर हम लेटर मुगल्स के पीरियड को देखें तो उस टाइम नोबेलिटी बहुत ग्रीडी हो चुकी थी, करप्शन से भर गई थी, पूरी की पूरी मुगल नोबेलिटी फिल्ड विथ वाइड स्प्रेड ग्रेड एंड करप्शन। नाउ मनसबदारी क्राइसिस। बेटा मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था, एक फिक्स्ड कोटा में हर पर्सन जिसको मनसबदारी मिलेगी उसको सोल्जर्स को अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता था। जब भी किंग को रिक्वायरमेंट होगी सोल्जर्स की तो ये मनसबदारी होंगे, जो कुछ घोड़े, कुछ हाथियों और कुछ नंबर ऑफ सोल्जर्स के साथ में किंग की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो मनसबदारी सिस्टम होता था उसमें जो मनसबदार होता था उसे फिक्स कोटा ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करना पड़ता था, मतलब उसकी रैंक के हिसाब से, उसकी मनसब के हिसाब से 500, 1000, 2000, एक्सक्यूज मी, इतने शोल्डर्स उसे मेंटेन करना पड़ता था। जो हर मनसब मतलब जितने भी मनसबदार होते थे उन्हें एक जागीर दे दी जाती थी, टैक्सेस फ्रॉम विच इक्वल्ड हिज सैलरी। देखो एक जागीर तुम्हें मिल गई है, किंग ने क्या बोला, वहां से तुम टैक्स कलेक्ट करो, उससे जो भी पैसा आएगा उससे तुम ये ट्रूप्स को मेंटेन करो, और थोड़ा बहुत पैसा तुम तुम्हारे लिए भी रख लेना कि भाई तुम भी तो मुझे सर्विसेज दे ही रहे हो, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम क्लियर हुआ। इस सिस्टम में क्या होता है, जैसे राजा जो है वो बहुत सारे ट्रूप्स को मेंटेन नहीं करता है, ये जो किंग होगा ये बहुत सारे मनसबदार अपॉइंट कर लेगा, XYZ N, और फिर इनसे कहेगा कि आप 100 ट्रूप्स मेंटेन कर लो, आप 1000 ट्रूप मेंटेन कर लो, आप 2000 कर लो, और आप 200 ही कर लो। तो बेटा जिसको 100 ट्रूप्स को मेंटेन करना है उसे छोटा जागीर दे दिया जाएगा, एक छोटा विलेज दे दिया जाएगा जहाँ से सिर्फ इतने टैक्स मिले कि कुछ पैसा ये बचा ले, कुछ इनमें इन्वेस्ट कर दे। सेम जिसको 2000 करने हैं उसकी तो जो जागीर होगी वो बहुत बड़ी जागीर होगी, क्योंकि उसे 2000 सोल्जर्स को मेंटेन करना है, साथ ही इतने घोड़ों को मेंटेन करना है, कुछ नंबर में इन लोगों के पास एलिफेंट भी होते थे उनको भी मेंटेन करना है, ठीक है। चलो, तो जो मनसबदारी सिस्टम था उसमें जो मनसबदार होता था वो फिक्स कोटा में ट्रूप्स को मेंटेन करता था, हर मनसबदार को जागीर दे दी जाती थी, टैक्सेस फ्रॉम विच इक्वल्ड हिज सैलरी। जो मनसबदार है उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उस जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और जो पैसा कलेक्ट होगा उससे अपने हाउस होल्ड और ट्रूप्स के खर्चे निकाल लेगा। जो मनसबदारी सिस्टम था उसकी भी क्राइसिस हो गई 17वीं सेंचुरी के हाफ में। जो मनसबदार थे उनका नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था और अब उनके पास प्रॉफिटेबल जागीर भी नहीं थी, है ना। तो ग्रेजुअली ये जो सेंट्रलाइज कंट्रोल था ये वीक हो गया, क्योंकि जितने नंबर में सोल्जर्स इन्हें मेंटेन करने को कहा जा रहा था अब ये उतने सोल्जर्स मेंटेन नहीं कर रहे थे। सपोज करो हमने एक्स को बोला था कि 100 करो और वाई को बोला था कि 1000 करो, तो 1000 करने वाला जो वाई था वो अब कर ही नहीं रहा। वो क्या कह रहा है, मुझे तो जागीर से कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, मैं इतने नंबर में सोल्जर्स तो मेंटेन कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये सिस्टम भी धीरे धीरे करके कोलैप्स करने लगा। जो मनसबदारी सिस्टम था 17वीं सेंचुरी के हाथ में उसमें भी प्रॉब्लम आई। जो मनसबदार थे उनका नंबर बढ़ने लगा, प्रॉफिटेबल जागीर कम हो गई और ग्रेजुअली सेंट्रलाइज कंट्रोल वीक होने की वजह से जो मनसबदार थे वो भी रिलैक्स करने लगे, मतलब एक थोड़ा सा डुलमुल रवैया अपनाने लगे कि भाई अब तो ट्रुप जितने मेंटेन करना है उतने करेंगे, हम वैसे भी राजा तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी बचा नहीं है इनके पास, तो वैसे भी कुछ नहीं है। इस वजह से जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी एम्पायर की वो भी कम होने लगी। बेटा जिस मिलिट्री के लिए अकबर को
या उसके बाद वाले रूलर्स को जाना जाता था, उतनी मिलिट्री अब इनके पास बची नहीं थी। किसके पास? लेटर मुगल्स के पास। और औरंगज़ेब के टाइम से ये प्रॉब्लम चालू हो गई थी। ठीक है, किसकी? मनसबदारी क्राइसिस। वीक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। आपके पास शोल्जर्स है नहीं, आपका मनसबदार उतने शोल्जर्स मेंटेन कर ही नहीं रहा है, तो मिलिट्री तो आपकी वीक होनी है। तो जब मनसबदारी सिस्टम फेल होने लग गया, वो ट्रूप्स का रिकॉर्ड नहीं रखते, ठीक है, जो मुगल्स थे अब प्रॉपरली अपनी टेक्नोलॉजी को डिवाइस नहीं कर पा रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, तो प्रॉब्लम अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी आएंगी। चलो, तो जैसे ही मनसबदार अपने पार्ट पे फेल होता है, वो उतने ट्रूप्स को मेंटेन नहीं करता है, जो मुगल्स होते हैं वो भी न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, और इस वजह से जो मिलिट्री माइट होती है एम्पायर की, वो भी अंडरमाइन होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, इनके जो इक्विपमेंट थे, जो ये यूज़ कर रहे थे वॉरफेयर के लिए, वो आउटडेटेड हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ठीक है, आर्टिलरी जो विंग थी आर्मी की, उसे भी पूरी तरह नेग्लेक्ट किया जाता है। मतलब देखो यार, किसी भी आज हम इंडिया की बात करें, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर भी हम लोग हमारी आर्मी के ऊपर भर भर के पैसा खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? कि कोई भी कॉन्टिजेंट पीरियड आए तो भाई हमारी आर्मी के पास बिल्कुल मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो, वो अच्छी तरह फाइट कर पाए। हम इस दिन का इंतज़ार थोड़ी ना करते रहेंगे कि अरे हमें कौन सी फाइट करनी है, और जिस दिन फाइट करेंगे उस दिन देख लेंगे कुछ जो चाहिए पड़ेगा। तो ये वाली सोच तो किसी भी एम्पायर के सामने आनी ही नहीं चाहिए। उसे तो वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, पर ऐसा नहीं हो रहा था मुगल एम्पायर के साथ। ये इनकी जो माइट स्ट्रेंथ थी मिलिट्री की, वो भी कम होती जा रही थी। अब वो खुद अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे, डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो ये तो पहले ऑफेंसिव हुआ करते थे, अटैक कर दिया करते थे चार्जेस के ऊपर, पर अब तो इनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके खत्म। ना वॉर ऑफ सक्सेशन की, भाई आने वाला रूलर कौन बनेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम रही मुगल्स में, मतलब हमेशा ही प्रॉब्लम रही। अकबर जब रूलर बन रहे थे तो कामरान, हाँ उनका एक ब्रदर था, ब्रदर कामरान, वो अकबर के पीछे लग गया। फिर औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को मार के खुद रूलर बना। फिर उसके बाद भी मतलब ये वॉर ऑफ सक्सेशन मुगल एम्पायर में बहुत कॉमन था। हर व्यक्ति रूलर बनने के पहले कभी अपने भाई को मारता, कभी अपने पापा को जेल में डाल देता, कभी लड़के लेता, मतलब बस हमेशा ही इनका यही चलता रहा, कचरा ही हुआ हमेशा। जो मुगल्स थे उनके पास कोई क्लियर कट रूल्स नहीं थे सक्सेशन के। जैसे हमारे इंडिया में जो रूलर्स होते थे उनका एक ही बात होती थी, जो सबसे बड़ा बेटा बनेगा, कुछ भी हो जाए वही रूलर बनेगा, ऐसे होता था, है ना। जैसे युधिष्ठिर पता था कि रूलर बनेंगे क्योंकि वो सबसे बड़े बेटे थे, पर इन लोगों के पास कोई कॉमन वही नहीं थे, रूल्स ही नहीं थे। हर प्रिंस अपने आप को समझता था कि नेक्स्ट रूलर तो मैं ही बनूंगा। एक तो 3 4 5 राजाओं की रानी होती थी, उन सबके 3 3 4 4 लड़के हो जाते थे, और चारों लड़के मिलकर यही सोच रहे हैं भैया आने वाला रूलर तो मैं ही बनूंगा। तो इससे बेटर है कि आप क्लियर कट रूल्स लिख लो कि भैया पहली वाइफ से जो होगा सबसे बड़ा बच्चा वो बनेगा, क्या होगा XYZ, मतलब जो भी कुछ आप करना चाहते हो पहले से रिटर्न होना चाहिए। मतलब या तो रिटर्न हो, ओरल हो, पर कोई रूल तो हो। जब डेथ होती है एम्परर की तो ये हमेशा ही लड़ने लग जाते, तो वॉर ऑफ सक्सेशन होने लगता। इन वॉर की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो एम्पायर में क्रिएट होती ही होती, पर लॉस ऑफ मैन इक्विपमेंट भी होता। लड़ोगे तो बेटा कई बार आदमियों की डेथ हो जाती है, कई बार इक्विपमेंट हमारे ख़त्म हो जाते हैं, और जब आप आपस में लड़ते हो तो दूसरे लोग भी इसका एडवांटेज लेते हैं। मोर ओवर क्विक सक्सेशन ऑफ रूलर एडेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब मुझे अगर पता होगा कि मेरी डेथ के बाद मेरा बड़ा बेटा ही रूलर बनेगा, तो अब इससे बात है जैसे ही मेरी डेथ होगी उसका कोरोनेशन हो जाएगा, उसकी ताजपोशी हो जाएगी। पर अभी तो इन दोनों ने लड़ना है, मेरे दोनों बच्चों को लड़ना है कि मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा। तो जो जो केओटिक पीरियड रहेगा, जो टाइम रहेगा जिसमें ये दोनों लड़ रहे होंगे, तो उस टाइम में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो वॉर ऑफ सक्सेशन भी एक प्रॉब्लमेटिक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से भी मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। जागीरदारी क्राइसिस, मनसबदारी प्रॉब्लम्स, वॉर ऑफ सक्सेशन, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो सच में बिल्कुल लिटरली खा गई मुगल एम्पायर को। अब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन तो औरंगज़ेब के टाइम से ही चालू हो गया था। मतलब कुछ औरंगज़ेब की पॉलिसी ऐसी रही होंगी जो अच्छी नहीं थी। औरंगज़ेब ने बहुत लंबे टाइम तक डेक्कन कैंपेन किया, न्यूमरस वॉर किए सिख के साथ, मराठास के साथ, ठीक है। और ये जो वॉर वो कंटिन्यू सिख के साथ, मराठा के साथ लड़ रहा था, इस वजह से इसको अपने
जो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स थी, जो जिस टाइम में इसको दिल्ली में जाके अपना सब कुछ देखना चाहिए था, क्या ऐसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब ये कर नहीं पाया। इस सिनेरियो में जो एम्पायर था टॉटर्ड टुवर्ड्स डिक्लाइन। यहाँ ये जो वर्ड लिखा है टॉटर्ड, टॉटर्ड मतलब होता है लड़खड़ाने लगना, गिरने लगना, ठीक है। तो औरंगजेब वुट पटांग लड़ाइयाँ लड़ते, सिख के साथ नहीं लड़ते तो भी चलता, मराठाओं से फालतू में वॉर कर रहे हैं, ठीक है। और इन वॉर की वजह से जो इनका मेन गढ़ था दिल्ली, ये वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स थी उनको पूरा नहीं कर पाए, और कंप्लीट एम्पायर के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल साबित हुए। फॉरेन इन्वेजन्स, तो बच्चा मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नादिर शाह जो पर्शिया का रूलर था, उसने इंडिया को इन्वेट किया 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने, जो कि पर्शिया से बिलोंग करता था, इन्वेट किया मुगल एम्पायर को। वो हमारे इंडिया से कोहिनूर डायमंड ले गया। ये कोहिनूर डायमंड जो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ताज, ताज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन में अभी भी लगा हुआ है ये कोहिनूर डायमंड। और पिकॉक थ्रोन ले गया जो शाहजहां ने बनवाया था, पूरा सोने का था, बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेल्स उसके ऊपर लगे हुए थे, गोल्ड से बना हुआ था, वो हमारा पिकॉक थ्रोन भी ले गया, कोहिनूर डायमंड भी ले गया। का नादिर शाह कहाँ से था, वो पर्शिया से था। कब उसने अटैक किया, 1739 में। 1748 से 1767 तक अहमद शाह अब्दाली नॉर्थ इंडिया को बहुत टाइम इन्वेट करते रहे। इन्होंने मराठास को भी हराया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, कब, 1761 में। और पूरा जो मराठा एम्पायर का एम्बिशन था ना कि आने वाले रूलर्स हम बनेंगे, एम्परर हम बनेंगे, जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइन होगा हम रूलर बन जाएंगे, इस सपने को तोड़ने में मेजर कंट्रीब्यूशन था अहमद शाह अब्दाली। तो भाई ये हैं हमारे नादिर शाह, जो हमारा कोहिनूर ले गए और खुद के पास भी नहीं रखा। अब कहाँ है वो, ब्रिटेन में है। और ये है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने तो बहुत बार इंडिया को लूटा, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को भी हराया, और मराठा का जो सपना था कि वो इंडिया में सुप्रीम पावर बनेंगे, उसे भी तोड़ दिया। इनके इन्वेजन्स की वजह से क्या हुआ, जो ऑलरेडी टॉटरिंग मुगल एम्पायर था, ऑलरेडी लड़खड़ा था, गिरता हुआ जो मुगल एम्पायर था, वो वर्ज ऑफ कोलैप्स पे आ गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति तो भाई परेशान है ही, वो थोड़े टाइम में पता नहीं बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है, पर आप उसको तभी गाड़ी से मार दो, ट्रक से ठोक दो, तो तुरंत ही उसने मर जाना है। ऐसा ही हुआ किसके साथ, मुगल एम्पायर के साथ। कि वैसे ही तो ये औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ की वजह से पूरा के पूरा एम्पायर डिक्लाइन करने लग गया था, टॉर्चर करने लग गया था। अब उसकी डेथ हो गई, लेटर मुगल्स उतने कैपेबल थे नहीं, फिर नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली ने लास्ट राउंड में सब कुछ ख़त्म कर दिया। इट वॉज इंक्रीजिंगली कन्फाइंड टू द एरिया इन एंड अराउंड दिल्ली, और फिर लगभग सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के थोड़े से एरिया में कन्फाइंड होके रह गया क्या, मुगल एम्पायर। वीक सक्सेसर, ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भाई। जो सक्सेसर थे औरंगज़ेब के, सब बहुत वीक रहे, किसी की पर्सनालिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन ऐसा नहीं था, नॉलेज ऐसा नहीं था, टैलेंट ऐसा नहीं था जितना किसके पास था, ग्रेट मुगल्स के पास था। ग्रेट मुगल्स की पर्सनालिटी में दम था, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन थे, बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे वो, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो उन्होंने लिए वो बहुत अच्छे थे। बीइंग इनएप्ट, जो लेटर मुगल्स थे बिल्कुल अपोजिट ही थे, उन्होंने एम्पायर के अफेयर्स को नॉबल्स और गवर्नर्स के हाथों में छोड़ दिया। अब ये जो नॉबल्स हैं, ये गवर्नर हैं, अपने हितों के लिए काम करेंगे, अपना एडवांटेज देखेंगे हर चीज़ में, मुगल एम्पायर का थोड़ी सोचेंगे। बहुत सारे जो गवर्नर्स थे ये खुद ही धोखा दे गए मुगल एम्पायर को, और इन्हीं गवर्नर्स ने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना ली। ये जो रीजनल किंगडम्स थी, ये राइवल सेंटर बन गई किसका, सेंटर ऑफ पावर का। बेटा ये मुगल डायनेस्टी है, वैसे तो कब तक चलेगी, 1857 तक चलेगी, अभी ऐसा नहीं होगा कि ख़त्म हो जाएगी। और 1857 में हुआ था हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें झांसी की रानी तात्या टोपे वगैरह लड़ रहे थे। उसमें मुगल्स की साइड से लड़ रहे थे बहादुर शाह जफ़र, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, मतलब ये झांसी की रानी के सपोर्ट में थे, तात्या टोपे के सपोर्ट में थे। पर ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। पर हाँ, दिल्ली में इनको लोग अपना एम्परर बना के चाहेंगे कि ये जो पूरी क्रांति हो रही थी 1857 का वॉर, उसकी कमान इनके हाथों में हो। ब्रिटिशर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और इसके बाद ब्रिटिशर्स इनको बोल देते हैं कि भैया आप हुए लास्ट एम्परर, आपके जो बेटे होंगे वो कोई कोई मुगल एम्पायर भी नहीं होगा, और उसके वो मुगल एम्परर भी नहीं होंगे। और जो इनका रेड फोर्ट होता है, उस रेड फोर्ट को खाली भी किसने करवाया बेटा, ब्रिटिशर्स ने खाली करवाया, कि अब आप राजा तो रहे नहीं, एम्परर तो रहे नहीं, तो ये रेड फोर्ट भी आपका नहीं है, इसको खाली कर दो।
और मुगल एम्पायर का एंड किसने किया इसी तरीके से? ब्रिटिश ने। नाउ रीजनल किंगडम्स। देखो, अब जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उसके रियून पर उसकी बचे कुचे जो चीज़ें थी उसके ऊपर खड़ी हुई बहुत सारी रीजनल किंगडम्स। जब मुगल एम्पायर नष्ट होगी, ख़त्म होगी, उसी की राख पर बनेंगे बहुत सारे नए रीजनल किंगडम्स। उसमें से 3 बहुत बड़े-बड़े होंगे, जैसे कि एक है बंगाल, दूसरा अवध और तीसरा हैदराबाद। तो जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होगा, रीजनल किंगडम का राइज़ होगा और इस रीजनल किंगडम में 3 बहुत बड़े-बड़े साम्राज्य रहेंगे। साम्राज्य नहीं, मतलब बड़ी-बड़ी किंगडम रहेंगी। इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस रहेंगे, वो होंगे बंगाल, अवध और हैदराबाद। ठीक है? कौन-कौन? बंगाल, अवध और हैदराबाद। ये 3 प्रोविंसेस बनेंगी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। अब हम पढ़ेंगे पहले बंगाल को। मुर्शिद कुली खान को गवर्नर बनाया गया बंगाल का 1717 में। मुर्शिद कुली खान गवर्नर बने थे बंगाल के कब? 1717 में। जब मुर्शिद कुली खान ने देखा कि यार सेंटर तो अब बहुत वीक हो चुका है, ठीक है, औरंगज़ेब के बाद ये जो लेटर मुगल्स हैं तो ठीक से रूल भी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने इसका एडवांटेज लिया और ये इंडिपेंडेंटली रूल करने लग गए। ऐसा ही होता है, सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है ना तो जो छोटी-छोटी पावर्स होती हैं ज़्यादा उछलने लगती थी। ऐसे ही हुआ मुर्शिद कुली के साथ भी, वो अब इंडिपेंडेंटली रूल कर। फिर भाई इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बना लिया? मुर्शिदाबाद को बना लिया। 1727 में जो मुर्शिद कुली खान थे उनको सक्सीड करेंगे शुजाउद्दीन, जो 1739 तक रूल करेंगे, 12 ईयर और रूल करेंगे, है ना? इनके बाद आएंगे अलीवर्दी खान। तो पहले कौन थे बेटा? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आए? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद कौन आएंगे? अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान के बाद आएंगे सिराजुद्दौला। ये बंगाल को रूल करेंगे। जो रूलर्स थे बंगाल के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुधार दिया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड को बढ़ावा दिया। बेटा, जब भी कोई राजा एग्रीकल्चर में कोई सुधार ले आए, इंडस्ट्री ट्रेड को सुधारने लग जाए, एग्रीकल्चर फार्मर्स पे ध्यान दे, तो इसी बात वो पर्टिकुलर किंगडम थोड़ा सा डेवलप होगी ही होगी। स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा है इन्होंने किसके ऊपर? कस्टम ड्यूटी के कलेक्शन के ऊपर। गरीब जो किसान थे उनको लोन दिए, उनकी मदद की। फिर 18th सेंचुरी में जो बंगाल था ये एक बहुत प्रॉस्पर रीजन बन गया। जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुधार दिया, किसानों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ट्रेड को जितना हेल्प कर सकते हो उतना हेल्प कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कस्टम ड्यूटी के कलेक्शन पे, तो इस तरीके से प्रॉस्पेरिटी आ गई रीजन में। इस प्रॉस्पेरिटी की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए। फिर हिस्टोरिक बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। और ये जो सिराजुद्दौला पढ़े अभी हमने ना, कहाँ गए सिराजुद्दौला? ये सिराजुद्दौला ही लड़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों के साथ, पर हार जाएंगे। फिर बैटल ऑफ बक्सर होगा, वो भी हम हार जाएंगे। दोनों ही जगह कौन जीतेंगे? ब्रिटिश। अवध पढ़ेंगे अब हम। तो 1722 में जो मोहम्मद शाह होते हैं वो शहादत खान को गवर्नर बना देते हैं अवध का। जो जमींदार होते हैं अवध के वो रिबेलियन करने लगते हैं और बोलते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो जो सादत खान होते हैं वो अच्छा बढ़िया होते हैं, मिलिट्री कमांडर भी बढ़िया होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ये। तो ये जितना भी जो रिबेलियस जमींदार होते हैं इनको सबको सप्रेस कर देते हैं और रेवेन्यू सिस्टम में कुछ सुधार ले आते हैं। एक अच्छे राजा या अच्छे लीडर की यही खासियत होती है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और कुछ नए मेजर्स भी ले आता है। तो ऐसा ही किया किसने? मोहम्मद शाह ने। नहीं, मोहम्मद शाह ने नहीं, शहादत खान ने। मोहम्मद शाह ने तो शहादत खान को अपॉइंट किया था। तो जो शहादत खान थे, जो गवर्नर थे अवध के, उन्होंने सारे जितने भी रिबेलियस जमींदार थे उनको चुप कर दिया और नए रेवेन्यू सिस्टम लेके आया जिसमें बहुत कुछ अच्छा था। पुराने रेवेन्यू सिस्टम में से मतलब जो पुराना रेवेन्यू सिस्टम था उसे रिफॉर्म कर दिया, सुधार दिया। उसने कंबाइंड ऑफिस बनाया, सूबेदार, पॉलिटिकल हेड और फौजदार का। ही हेल्ड द कंबाइंड ऑफिस ऑफ सूबेदार, जिसे हम पॉलिटिकल हेड कहते थे, और फौजदार मतलब जिसे हम मिलिट्री हेड कहते थे। दीवान मतलब जो हेड ऑफ रेवेन्यू था। एक ही ऑफिस के अंदर आपको सूबेदार भी मिल जाएगा, फौजदार भी मिल जाएगा, दीवान भी मिल जाएगा। सूबेदार स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल हेड, फौजदार मिलिट्री हेड, दीवान हेड ऑफ रेवेन्यू। उसने वर्चुअली अवध पे धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर ही दिया था। सेंटर की बातें वो ज़्यादा सुनता नहीं था और जो कुछ हो रहा था अवध में वो सब खुद यही करता था। इसको सक्सीड करते हैं 1739 में सफदरजंग। जो सफदरजंग होते हैं वो भी बहुत ही एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अगर आपको एक अच्छा सक्सेसर मिल जाए ना तो आपने जिस लेवल पे एम्पायर को खड़ा किया है वो
उसको और आगे ही लेके जाएगा। जो अवध के लोग थे उन्हें पीस मिल रही थी, प्रॉस्पेरिटी मिल रही थी अंडर द नवाब। इसके पहले जब सफदर जंग के पहले जो रूल कर रहे थे, मतलब हमारे शहादत खान, वो भी अच्छा रूल कर रहे थे, फिर सफदर जंग भी अच्छा रूल कर रहे थे, तो मतलब प्रॉस्पेरिटी थी, पीस थी अवध में। जो लखनऊ था वो कैपिटल बन गया और मेजर सेंटर बन गया आर्ट और कल्चर का। मुर्शिद कुली खान ने कातरा मस्जिद बनाई मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल में, और ही लाइज बरीड बिलो द स्टेप्स ऑफ दिस मॉस्क्यू, और इस मॉस्क्यू के जो स्टेप्स हैं उसके नीचे ही मुर्शिद कुली खान को बरी किया गया है, मतलब गड़ाया गया है। अब हम देखेंगे हैदराबाद को, तो हैदराबाद के ऊपर रूल करेंगे चिनकलिज खान। ये एक पावरफुल नॉबल थे। फर्रुख शेर जब रूल कर रहे थे तब भी, और जब मोहम्मद शाह ने रूल किया तब भी। इन्हें टाइटल दिया गया निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ का। इतना अच्छा रूल कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतने अच्छे नॉवल थे कि इन्हें किसका कौन सा टाइटल मिला, निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ का। इन्हें डेक्कन प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, और वहीं पर इन्होंने एक स्टेट को कार्व किया जिसका नाम था हैदराबाद। तो इन्होंने उसी डेक्कन प्रोविंस से कार्व आउट किया हैदराबाद को, हैदराबाद बना लिया 1724 में। इंडिपेंडेंट रूलर की तरह रूल करने लग गए। ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड इन जागीर। इन्होंने मनसबदार को अपॉइंट करना चालू कर दिया, उन्हें जागीर दे दी, और मोहम्मद शाह की परमिशन भी नहीं ली, क्योंकि बेटा वैसे भी वो तो पपेट किंग था, उसके पास कुछ ज़्यादा पावर थी ही नहीं, तो उसका ही सब एडवांटेज उठा रहे थे। तो मोहम्मद शाह जो कि पावरलेस थे, और वो बिल्कुल स्टॉप भी नहीं कर पा रहे थे किसको, हमारे निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ को। और एक एक टाइम में तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो मोहम्मद शाह हैं इन्हें सारे वो डिसीजन मानने पड़ते हैं जो चिन कलिच खान लेते हैं, उनके सारे डिसीजन को मान लेते हैं। फिर वो जो सक्सेसर होते हैं निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ के, उन्हें का क्या कहा गया, निज़ाम्स। तो हम बोलते हैं ना हैदराबाद के निज़ाम, तो निज़ाम वर्ड ही कहाँ से आया है, निज़ामुल मुल्क के जो सक्सेसर हो गए वो हो गए निज़ाम। स्टूडेंट्स आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कमेंट सेक्शन। हम रोहिल खान से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में।